हाय, वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स अध्ययन। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें मोस्टली टॉपिक्स थे क्लासिकल मैकेनिक्स के, जहाँ पे हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स की थोड़ी बहुत स्टडी किया, और मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में, जहाँ पे हमने कुछ मैट्रिसेस की टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। आज जो ये कोर्स स्ट्रक्चर है वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इस क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस अभी बहुत सारे अपलोड होने वाले हैं। तो आप देख सकते, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा इशू था, क्यों मैंने 14 मार्च के पहले ये वीडियो, मतलब ये सारी चीज़ें लिखी थी कि मुझे ये चीज़ें पढ़ानी है, ये चीज़ें करनी है। लेकिन आज है, मतलब 4 अप्रैल हो गई है, तो शायद 20 दिन से मैं इस चीज़ में टाइम ढूंढ रहा था कि कब टाइम मिले, कब मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। तो सबसे पहला, ये जो पहला वीडियो है ये कोर्स ओवरव्यू का है, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले अगर हमें ये चीज़ पता है कि आखिर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को डील करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सा डेरिवेशन हम लोग करेंगे, कितने न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज यहाँ पे जानेंगे। और मेरी आप लोगों से एडवाइस है कि आगे जो भी आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो अभी जितने अपलोड हो चुके हैं वो हो या जो आगे आने वाले वो हो, उनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने का आप लोगों का फायदा ये होगा कि जैसे आप एक चीज को पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर आप फिर से वही चीजें रिवाइज करना चाहेंगे तो नोट्स में आप जल्दी जल्दी बस पन्ने पलट के कि ये ऐसे हुआ था, वो ऐसे हुआ था, वो सारी चीजें आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इस पूरे कोर्स में आप लोगों को थ्योरी भी डिस्कस की जाएगी और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होता है, कहीं ना कहीं उसके न्यूमेरिकली कुछ चैलेंजेस होते हैं, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे तब ये देखेंगे कि हाँ, वो जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी थी वो काफी हद तक और अच्छी हो गई है। तो ये था कि कोर्स में क्या क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी और टॉपिक्स क्या क्या है। अब बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की और फिर इसके बाद सिलेबस की। तो टारगेट ऑडियंस का मतलब है कि किन किन लोगों के लिए ये जो आने वाले कोर्सेज हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, या किन किन को इन लोगों से फायदा होगा। तो सबसे पहला, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो कोर्स है वो मोस्टली 12th के बाद, जब आप ग्रेजुएशन में या बीटेक मतलब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं 12th के बाद, तब आपको वहाँ पे 12th में छोटा सा बस इंट्रोडक्शन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और कैसे वो एच कट ओमेगा आया और एच न्यू एनर्जी का क्वांटम है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, और फिर हमने उसको बस एप्लीकेशन के तौर पे लिया था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है कुछ नहीं पता था 12th में, बस ऐसे ही कर लिया था। लेकिन यहाँ पे वो हम सारी चीजें खूब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला तो जो टारगेट ऑडियंस है वो बीएससी स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, कि जो ऑनर्स, ये बीएससी ऑनर्स में है या सिर्फ बीएससी कर रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स हेल्पफुल होने वाला है, पहली चीज। दूसरी, क्योंकि हम इस थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, और बिना न्यूमेरिकल के आई डोंट थिंक कि तुम मतलब कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन उतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, तो बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो क्योंकि कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जो आप ग्रेजुएशन के बाद आप लोग मास्टर्स में या और आगे हायर एजुकेशन के लिए आप लोग जो एग्जाम्स देते हो, उनमें वही सारी चीजें पूछी जाती हैं जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ रखी होती हैं। तो क्यों ना कोर्स के पढ़ाई के साथ साथ वो सारी चीजें भी देख ली जाएं। तो क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे और थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, तो ये जो वीडियोस हैं वो आईआईटी जैम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, जो जस्ट और टीआईएफआर में इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भरते हैं उनके लिए, और एमएससी लेवल के जो अदर कोर्सेज हैं, चाहे वो जेएनयू का एग्जाम हो, चाहे वो डीयू का एग्जाम हो, चाहे वो बीएचयू का हो, या अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और हम इन सभी एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जो उनके जो जो जेस्ट में आए हुए हैं, जो टीएफआर में आए हुए हैं, या जो जैम में पूछे गए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ है, क्योंकि जो CSIR UGC नेट फिजिकल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके 3 पोर्शन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए तुम्हारा वही बेसिक रीजनिंग और थोड़ा बहुत
कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, जो कि 9th-10th की मैथमेटिक्स और थोड़ा जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के बारे में होता है। बाकी पार्ट बी और पार्ट सी फिजिकल साइंस का प्योरली आपका फिजिक्स का होता है, अगर आप फिजिक्स स्ट्रीम से दे रहे हैं। और पार्ट बी में सब कुछ ग्रेजुएशन से ही पूछा जाता है, मोस्टली 10 और वो +3 वाला कोर्स, 12 के बाद +3 वाला जो कोर्सेज है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग वहां से भी क्वेश्चन उठाएंगे और देखेंगे कि वो सारे क्वेश्चंस लगभग एक ही लेवल के हैं, जैम और CSIR नेट के। तो वो लोग भी, जो लोग CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी जो अपना पार्ट बी है, जो कि मोस्टली ग्रेजुएशन का बेस है, अगर उन्हें लगता है कि कहीं यहाँ कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया था, कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो ये तो था टारगेट ऑडियंस की बात में। ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो ग्रेजुएशन के लेसिस हैं। और साथ ही साथ एक दूसरा को, क्योंकि CSIR पार्ट सी में थोड़ा एडवांस लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स पूछी जाती है, जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, एडिशन, और फिर उसके बाद परटर्बेशन थ्योरी, उसके बाद स्कैटरिंग थ्योरी, फिर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्सेज में हम इसका पार्ट सी भी डील करेंगे। तो ये है बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स है। साथ ही साथ हम कुछ ही दिनों में, चाहे 10-5 दिनों में ही एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का भी कोर्स शुरू करेंगे। तो उसमें आपको वो एंगुलर मोमेंटम, एडिशन, और फिर उसके बाद क्या था, परटर्बेशन थ्योरी, ये सारी चीजें आपको वहां पे डिटेल्स में विद एग्जांपल्स पूरी कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को डिस्कस की जाएगी। तो ये तो था टारगेट ऑडियंस के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि कोर्स में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, स्पेसिफिक कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये मैंने कुछ सिलेबस जो है वो मैंने कहीं शायद एक तो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स से लिया, दूसरा फिर जैम का सिलेबस देखा, उसके बाद CSIR का सिलेबस देखा। तो वो कुछ पार्ट जो सब में कॉमन था वो मैंने लिखा हुआ है, और लगभग यही मेन टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं और हम लोग सब लोग स्टडी करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टॉपिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ब्रीफ डिटेल आइडिया एक एक टॉपिक में अभी नहीं बताने वाला हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया आप लोगों को जरूर हो जाएगा कि हम लोग डील क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला, आखिर मोटिवेशन क्या है, क्यों पढ़े हम क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसी क्या चीज है जो हमारी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो हम ये सारी चीजें डील करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से फेनोमेनास थे, कौन कौन से ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि एग्जिस्टिंग क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर क्लासिकल वर्सेस क्वांटम रिजीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल और क्वांटम कब एक हो जाता है, कब वो डिफरेंट होता है, ये सारी चीजें। फिर ये कुछ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये कुछ ऐसे फेनोमेनास थे जो क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाना और उनको जो हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे उनसे काफी डिफरेंट थे। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। उसके बाद वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या चीज है, फेज ग्रुप वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ये पढ़ेंगे। और ये जो ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी वाला टॉपिक है, ये जैम वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ग्रुप वेलोसिटी निकालो, फेज वेलोसिटी निकालो, ये सारी लोग पूछते रहते हैं वो लोग एक या 2 नंबर में। तो वो इजी सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है कि ग्रुप वेलोसिटी की आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। और ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी जब हम लोग पार्टिकल इन अ फ्री बॉक्स, मतलब फ्री पार्टिकल पढ़ेंगे, जहाँ पे पोटेंशियल 0 है और मतलब इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड पार्टिकल है, तब वो ये ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तब और अच्छा क्लियर हो जाएगा। और फिर जैसे क्लासिकल में हम कहते हैं कि अच्छा कोई पार्टिकल है, इसका पोजीशन ये है, उसका मोमेंटम ये है, अगर ये 2 चीजें हमें पता है तो हम उसकी डायनेमिक्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से ऑब्जर्वेबल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए किसी भी उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो हम उसके बारे में वेव फंक्शंस पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे। फिर बाउंड एंड स्कैटरिंग स्टेट्स क्या क्या होती हैं, कैसे पता करेंगे किसी वेव फंक्शन को देख के कि वो बाउंड स्टेट में है या स्कैटरिंग स्टेट में है, पोटेंशियल कैसा होगा, कब एनर्जी डिपेंडेंस बाउंड और स्कैटरिंग स्टेट्स की कैसे कैसे होती है, ये सारी चीजें। फिर बात आती है नोटेशन की कि आखिर किस तरीके से चीजें डिफाइन की जाती हैं। तो बहुत सारे नोटेशंस हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, चाहे वो वेव को लेकर हो, चाहे डिराक नोटेशंस को लेकर हो। तो श्रोडिंगर फिर नोटेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, अगर आप
जैसे सपोज करिए जेटली पढ़ रहे हैं, तो जेटली में आपको मोस्टली आपको डिराक नोटेशन यूज मिलेगा, ठीक है। अगर आप ग्रिफिथ्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको श्रोडिंजर भी मिलेगा, कहीं कुछ पोर्शंस पे डिराक भी मिलेगा, और मोस्टली आगे जो है वो कैट-ब्रा वाला नोटेशन ज्यादा फॉलो होता है, क्योंकि उसमें मोस्टली चीजें हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और मैट्रिक्स में हम लोगों को डील करना आसान रहता है। तो श्रोडिंजर इक्वेशन एंड और डिराक नोटेशंस की इक्विवेलेंस भी पढ़ेंगे, मतलब कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन श्रोडिंजर नोटेशन में इस तरीके से लिखा है तो डिराक नोटेशन में किस तरीके से लिखेंगे, तो वो इक्विवेलेंस जो है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है ऑपरेटर्स की, कम्यूटेटर ब्रैकेट्स ऑफ ऑपरेटर्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, फिजिकल ऑब्जर्वेबल। जैसे अगर हम कहें कि मीन पोजीशन क्या है, तो मीन पोजीशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, और मीन क्यों है, फिर वो एग्जैक्ट क्यों नहीं है, मीन क्यों है, तो वो सारी चीजें हम लोग ये क्वांटम मैकेनिक्स में धीरे धीरे डिस्कस करते आएंगे। फिर जैसे अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता है कि लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन या न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आप उन चीजों से डील मतलब थोड़ा बहुत वाकिफ हैं, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, तो आप चलिए ठीक है, अगर आप पोजीशन और मोमेंटम हमें दे दोगे तो हम सारी चीजें आपको निकाल के दे देंगे कि इसका टाइम के साथ ऐसा इवोल्यूशन होगा, ये पार्टिकल अभी यहाँ था 10 मिनट बाद वहां पे होगा, इसकी डायनेमिक्स ऐसी है, इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी, सारी चीजें हम बता देंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे लिखी जाएं, क्वांटम मैकेनिक्स में वो कौन सी जैसे तुम लैग्रेंजियन लिखते हो तो क्वांटम मैकेनिक्स में उसको तुम कैसे लिखोगे, सो वहां पे तुम्हें ये श्रोडिंजर इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ये पूरा हम डेरिवेशन भी करेंगे कि हालांकि इसका श्रोडिंजर इक्वेशन का कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हम इसको अराइव जरूर कर सकते हैं कि एक ये एग्जांपल है, अच्छा चलो हम इसको फॉलो करते हैं तो फाइनल एक कुछ रिजल्ट बन के आएगा, वो आपको सिमिलर श्रोडिंजर इक्वेशन जैसा ही लगेगा। तो इसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसको हम कई तरीकों से अराइव कर सकते हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस देखेंगे जो कि 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। फिर यहाँ पे ये सारी चीजें अब आती है प्योरली क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, और ये सब आइडियल केसेस हैं। तो सबसे पहला पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स, एक पार्टिकल है 1 डायमेंशनल बॉक्स में, कुछ लेंथ 0 to a - a/2 to a/2 इस तरीके से डिफाइंड है, उसके अंदर पोटेंशियल 0 है, बाहर इनफाइनाइट है। तब क्वांटम मैकेनिकली अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या क्या हमें नई चीजें पता करने को मिलेंगी, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, वेव फंक्शंस, आइगन वैल्यूज वगैरह। ये तो था नॉन सिमेट्रिक की, अगर सिमेट्रिक कर देंगे तब भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं वेव फंक्शंस में, और उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू पे तो चेंजेस नहीं आती, लेकिन वेव फंक्शंस में बहुत, इस प्रॉब्लम में वेव फंक्शंस, ऑड और इवन पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स, फिर डिराक डेल्टा पोटेंशियल के साथ आइगन वैल्यूज, वेव फंक्शंस निकालेंगे। फिर ये जो टॉपिक है वो जैम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये बहुत एक वेल नोन एग्जाम्पल है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत जगह इन द सेंस कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आपको कहीं ना कहीं हर जगह इससे क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जेस्ट और TFR तो इससे क्वेश्चन देता ही देता है, TFR तो स्पेशली इसका फैन है, वो तो क्वेश्चन देता ही देता है, ठीक है। तो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर वो रियल लाइफ आइडियल प्रॉब्लम्स के साथ भी थोड़ा बहुत मैच करता है, क्योंकि अगर आप सॉलिड स्टेट मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें अगर आप जैसे टाइट बाइंडिंग थ्योरी या इस तरीके की जब चीजें पढ़ोगे तो देखोगे जो पोटेंशियल है वो हम एक अप्रोक्सीमेशन के बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और इसको हम पूरा डिराइव भी करेंगे, और इसकी इक्वेशंस को, एनर्जी आइगन वैल्यूज को 2 मेथड से करेंगे, एक ऑपरेटर मेथड से, एक वेव मेथड से। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसमें पढ़ सकते हैं। और ये ऑपरेटर मेथड एंड इट इंपॉर्टेंट्स रिलेशंस, हाँ इसमें कुछ रिलेशंस आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, जैसे एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें हम कुछ पोटेंशियल ऐड कर दें या कुछ पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर दें, या हार्मोनिक ऑसिलेटर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन परटर्बेशन का है, लेकिन हम लोग इसको नॉन परटर्बेटिव वे में भी ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि इसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज और वेव फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिर ये कुछ चीजें हैं जो कि इसके पार्टिकल इन अ बॉक्स हो गया, फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया। अभी ये चीजें स्टेप पोटेंशियल, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की एक पोटेंशियल बैरियर है या स्टेप पोटेंशियल है,
तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें अलग, क्या क्या डिफरेंट फेनोमेनाज और इंटरेस्टिंग फेनोमेनाज देखने को मिलेंगे कि अगर उसमें आप देखेंगे अगर कोई बैरियर है, जैसे क्लासिकली क्या है कि अगर कोई पोटेंशियल है और उस एक कोई पार्टिकल है, उसकी एनर्जी इस पोटेंशियल से कम है, तो कभी भी उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन आप देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिकली अगर पोटेंशियल हाई है और पार्टिकल के पास उस हाईएस्ट पीक से कम एनर्जी है, तब भी वो पोटेंशियल, वो जो पार्टिकल है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में टनल कर सकता है। तो ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो नॉन जीरो आती है, मतलब कुछ भी स्मॉल फाइनाइट वैल्यू है और वो इसकी वेट पे भी डिपेंड करता है। तो वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 3D पोटेंशियल्स, कि अभी हमने पढ़ा वन डायमेंशनल बॉक्स, अगर वो बॉक्स 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, तब कैसे चेंज हो जाएंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर हमें एक ही डायमेंशन में पता है, तो वो हाफ kx² ही पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर 3 डायमेंशन में XYZ में तीनों में अलग अलग पोटेंशियल है, सॉरी अलग अलग हाफ k1x², हाफ k2y² प्लस हाफ k3z², मतलब इस तरीके से अगर 3 डायमेंशनल मोशन है तो हम 3D सिस्टम्स को कैसे डील करेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील करना है, उनकी आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये सारी चीजें निकालेंगे। तो यहाँ पे ये कोर्स का एक बहुत ही रफ आइडिया था जो मैंने दिया, क्योंकि इन सब टॉपिक्स में इनसे भी बढ़कर बहुत सारी चीजें हैं जो कि शायद मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं की, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीजें टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें टाइम टू टाइम क्लियर होती जाएंगी। और 2 चीजें मैं यहाँ पे स्पेशली कहना चाहूंगा। पहला, अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर ना देखें तो बिल्कुल ना देखें, लेकिन अगर देखें तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में हो सकता है मैं कोई ऐसा पॉइंट बीच में बता दूं कि वो आपको मैं दूसरे वीडियो में रेफरेंस दूं कि इस प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसा ऐसा कहा था और वहां का रिजल्ट ऐसे मैंने यूज किया। तो इसलिए प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिए। नोट्स आपको एग्जाम्स के टाइम भी हेल्पफुल देंगे और यही आपकी सारे जो डेरिवेशनल पार्ट है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। आपके क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश अगर आप करेंगे तो उसकी थोड़ी बहुत समझ भी हो जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। और अगर सपोज करो, और हाँ, जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो आपको ग्रेजुएशन में भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरी चीज है, जब भी आप जैसे जस्ट ये TFR के थ्रू कहीं आप इंटरव्यू में जाएंगे और अगर आप लोग, वो लोग पूछते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है, आपसे किससे क्वेश्चन पूछे, कई जगह पे पूछे जाते हैं, कई जगह पे नहीं पूछे जाते। तो जहां पे ये चीजें पूछी जाती हैं, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स कहते हो तो फिर वो इन सब में कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी डेरिवेशन उठा सकते हैं। तो अगर आपको डेरिवेशन चीजें क्लियर नहीं है तो आपको क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, मतलब अगर आप जैम के लिए 100-200 प्रॉब्लम्स, 500 प्रॉब्लम्स क्वांटम मैकेनिक्स के अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो प्रोबेबली कि आपको जैम में जितने भी 5-6 क्वेश्चंस आएंगे क्वांटम मैकेनिक्स पे वो सारे आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन होना बड़ी बात नहीं है, जैम क्लियर करना होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप फिजिक्स समझना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो वो जो डेरिवेशन के टाइम पे इम्पोर्टेंट एजम्पशंस थे, इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस थी, जो हमने एक पर्टिकुलर रिजल्ट को डिराइव करने में, एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचने में हमें किन किन मैथमेटिकल स्टेप्स की जरूरत पड़ी, अगर आपको वो चीजें क्लियर हैं तो आपको कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्स में यही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, यही सब पूछा जाता है कि उस पर्टिकुलर डेरिवेशन में, अगर सपोज करो कि कोई हमने डेरिवेशन के एक पर्टिकुलर अजम्पशंस के साथ और उसका कुछ रिजल्ट आया जो कि आपने याद कर लिया। अब एग्जाम में हमने वो पर्टिकुलर अजम्पशंस रखी ही नहीं कि चलो ये हाई टेम्परेचर है ही नहीं, लो टेम्परेचर है ही नहीं, कोई इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, बताओ इसका CV और CR ये सब क्या होंगे। तो जैसे लास्ट ईयर जैम में क्वेश्चंस आए थे, तो अगर एजम्पशंस बदल दी गई तो फिर अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर वो चीजें वहां पे टैकल कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको स्टेप टू स्टेप वाइज क्लियर है, सारे डेरिवेशंस आपको याद भले ना हो, लेकिन आपको स्टेप्स अगर क्लियर हो जाएंगे एक बार तो वो ठीक है। तो जो भी लोग अगर पूरा वीडियोस डेरिवेशनल पार्ट भी देखना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल देखना चाहते हो, सिर्फ जैम से रिलेटेड टॉपिक देखना चाहते हो, तो भी आप मोस्ट वेलकम, क्योंकि वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या चीजें चाहिए, सिर्फ जैम निकाल के IITs में जाके फिर वहां पे यही सारी चीजें पढ़नी है, या अभी से सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ लो और बाद में वहां पे भी थोड़ा आपको आराम मिलेगा। क्योंकि जैम अगर आप IITs में जाओगे तो सबसे
जो पहला बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स होगा वो यहीं से शुरू होगा, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, और शुरू तो बेसिकली डिराक नोटेशन से होगा, तो डिराक नोटेशन से शुरू करके फिर 1D बॉक्स पढ़ाया जाएगा, फिर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, फिर हाइड्रोजन एटम, फिर एंगुलर मोमेंटम, फिर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पे पहुंचेंगे। तो ठीक है, आज कोर्स स्ट्रक्चर हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, और आप लोगों के जो भी सजेशंस हों, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके 1-2 दिन बाद मैं इसका फर्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, कि अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि ऐसे नहीं, इस टॉपिक को ऐसे डील करिएगा, तो ठीक है, आप लोग अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि चलो ठीक है, कुछ भी हम लोग इस चैनल से ग्रो कर पा रहे हैं, तो आप लोग मतलब इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि काफी लोग, मतलब जितने ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे उतना मेरा भी जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा वीडियोस बनाने के लिए। तो इसी तरीके से हम लोग, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, अगर सिर्फ मैं ही वीडियो डालता रहूं, आप सिर्फ देखते रहें, तो वो वन वे कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। कम्युनिकेशन हमेशा एक फीडबैक के साथ कंप्लीट होता है, चाहे वो फीडबैक अच्छा हो, चाहे वो फीडबैक बुरा हो, लेकिन वो फीडबैक जब तक मुझे नहीं मिलता, बहुत लोगों का फीडबैक मिला, मतलब आई थिंक अराउंड अभी इस टाइम प्रेजेंट 2600 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत लोगों के मतलब डेली लगभग कमेंट्स आते हैं कि ठीक है, अच्छा है, बढ़िया चल रहा, आपके वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, तो हमें भी खुशी होती है कि चलो नेक्स्ट वीडियोस में इससे ज्यादा और एनर्जी देंगे, इससे ज्यादा और समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक चीज जो लैंग्वेज को लेकर था, मैंने एक पोल डाला था उस पे कम्युनिटी टैब पे कि आपको किस लैंग्वेज में प्रेफर है वीडियोस, तो 3 ऑप्शंस थे, हिंदी, इंग्लिश या बोथ। तो हिंदी पे आई थिंक अराउंड 10% थे, इंग्लिश पे अराउंड 20-30% थे, बाकी जो 60 to 65 का जो रेशियो था वो इंग्लिश पे ही था, सॉरी बोथ पे था, हिंदी और इंग्लिश पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जितना भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करूं आप लोगों, वो तो बेसिकली सब इंग्लिश में ही होगा, और मोस्टली मैं जब भी कोई चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा हिंदी में हो जाए, थोड़ा इंग्लिश में हो जाए। कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको मतलब कि लैंग्वेज की डिफिकल्टी आप लोगों को ना हो समझने के लिए, भी बहुत लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आए कि हम मतलब किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझ में आती, और फिर वीडियो समझ में नहीं आते, लेकिन अच्छा कंटेंट है, लेकिन इंग्लिश समझ में नहीं आती, लिखा हुआ तो समझ में आता है, लेकिन जो आप बोलते हो फिर वो समझ में नहीं आती। तो मैंने कहा ठीक है कि आप लोग अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं, तो फिर दोनों मतलब मोस्टली हिंदी यूज करके फिर इंग्लिश में कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग चैनल से जुड़िए, और ये जो वीडियोस हैं वो आपस में एक दूसरे को शेयर करिए, जो भी इन लोगों को नीड, जिनको भी नीड हो, और अपने फीडबैक्स जरूर हम तक पहुंचाते रहिए, चाहे वो यूट्यूब पे कमेंट हो, चाहे वो पर्सनल, मैंने मेल आईडी भी दे रखी है, हर एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, चाहे पर्टिकुलर मेल करके दे दीजिए, या फिर अगर आप कोई भी और रिव्यू देना चाहते हैं तो फेसबुक पे हमने एक नया, अभी जस्ट मैंने उस दिन पेज बनाया था फिजिक्स अध्ययन करके, तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं, और जितने ज्यादा आप लोग जुड़ोगे उतने ज्यादा हम लोग, मतलब हमें भी खुशी होगी। तो ठीक है, आज का कोर्स स्ट्रक्चर ये था, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट के 2-3 वीडियोस होंगे, वो मोस्टली इसी पे होंगे कि क्यों क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ें, जरूरत क्या है, क्या पढ़ने की, इसको क्या पढ़ने से हमें सीख मिलेगी, और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, किस किस फील्ड में फिजिक्स के। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा जस्ट स्टार्टिंग है इस कोर्स की, और जल्द ही मैं उसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी ये कोर्स स्ट्रक्चर लेके आऊंगा, और अब जो भी नए कोर्सेज आएंगे उनमें सब में कोर्स स्ट्रक्चर जरूर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर कोर्स स्ट्रक्चर एक बार पहले से पता चल जाए कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो थोड़ा समझने में और टॉपिक्स को रिलेट करने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू।